Hello everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सब लोग सेफ हैं। एंड आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर 1 दैट वाज योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसे आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, आज हम लोग ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजों को स्टडी करने वाले हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है, आपकी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे आप कौन कौन सी गैसेस लेने वाले हो? CO2 एज वेल एज O2, राइट? इन दोनों ही गैसेस के बारे में आप बात करोगे। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन arises that what is breathing? Breathing क्या है, right? So process of exchange of O2 from atmosphere with CO2. Exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is known as breathing, ठीक है? And commonly known as respiration, right? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। ओके, कौन से ऑर्गन्स हैं वो हम देख लेते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जितने भी नेचर में है, लाइक स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंड्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म्स हो गए, एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन, राइट? इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन किसके थ्रू? ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस टेक्स प्लेस, राइट? अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो अर्थवर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होते हैं। इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसे आप बोलते हो ट्रेकियल ट्यूब्स, राइट? तो इंसेक्ट्स ट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, एंड लोअर इन्वर्टिब्रेट्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। क्या करते हैं? आपका रेस्पिरेशन करते हैं। इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह ये चीजें वर्क करती हैं, राइट? स्पेशल वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, दैट इज योर ब्रेकियल रेस्पिरेशन, ठीक है? गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है गिल्स, ठीक है, जिसे आप ब्रेकियल रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड करते हो। दे आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली आपको गिल्स देखने को मिलते हैं, aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs, right? vascularized bags जो होते हैं जिसे आप pulmonary respiration बोलते हो, right? दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो दैट विल बी नोन एज ब्रेकियल रेस्पिरेशन। अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो दैट विल बी नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है? लंग्स कौन यूज करता है? विद बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड ह्यूमंस भी जो होते हैं दे आल्सो यूजेस लंग्स, ठीक है? वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फिश uses gills, whereas amphibians, reptile, birds and mammals respire through the lungs. Okay, amphibians like frog can respire through the moist skin, that is also your cutaneous respiration, right? So आपने रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स देख लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर देख लिए, तीन तरीके की रेस्पिरेशन देख ली, ब्रेकियल रेस्पिरेशन, ठीक है? इसके अलावा आपने कौन सी रेस्पिरेशन देखी? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके अलावा आपने देख लिया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है? ब्रेकियल रेस्पिरेशन वाज डन विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ब्रेकियल रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रही थी? गिल्स के थ्रू। ओके, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे हो रही थी? विद द हेल्प ऑफ lungs, okay, and cutaneous respiration with the help of moist skin, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से आपके पास ऑर्गन्स आने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वी हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, राइट? रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वो आपके अपर लिप्स के अबव होते हैं, लीड्स टू अ नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज, ठीक है? नेसल चैम्बर आपका फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है, ठीक है। फेरिंक्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर।
Pharynx जो होता है that opens through the larynx, ठीक है. रीजन इनटू ट्रेकिया. लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि आपका साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए आप लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हो. इंपॉर्टेंट चीज है, फेरिंग्स और लैरिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना. लैरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स, राइट. During swallowing, glottis can be covered by the help of a thin elastic cartilaginous flap called as epiglottis. Okay. जब भी आप फूड swallow कर रहे होते हो तो जो ग्लॉटिस होता है वो एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप के थ्रू बंद हो जाता है, ठीक है, जिससे आपका फूड की मिक्सिंग ना हो पाए. और वो जो फ्लैप होता है दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस, राइट. Trachea is a straight tube extending up to mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra. This is also very important question पूछा जाता है कि ट्रेकिया जो होती है वो कहाँ पे डिवाइड कर जाती है. So ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरैसिक कैविटी तक जाती है, उसके बाद वो डिवाइड कर जाती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है. फिर ईच ब्रोंकाई जो होती है वो रिपीटेड डिविजन्स में जाती है टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, राइट. फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं. ओके. ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग्स जिन्हें आप एल्वेलाई बोलते हो, ठीक है. एल्वेलाई जो होती हैं फर्दर वो आपके लंग्स को कंप्राइज कर जाती हैं, राइट. तो द ब्रांचिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेस द योर लंग्स, राइट. तो सबसे पहले आपका नेसल चैम्बर आया, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसके थ्रू आपकी पूरी प्रोसेस चलती रही, राइट. अब देखो क्या होगा. अब हमारे पास लंग्स आ चुका है. वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, दैट मीन्स हमारे पास 2 लंग्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. लंग्स जो होते हैं दे आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन जिसे आप बोलते हो प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, ठीक है. प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है कि ये फ्रिक्शन को कम कर देता है. इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ठीक है. आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic lining whereas inner pleural membrane is contact with the lung surface. तो देखो क्या होता है कि मान लो आपका ये एक लंग है, ठीक है. ये जो एक लंग है आपके पास ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ठीक है. इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा. एक होगी आपके पास आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होगी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. अब जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होगी दैट विल बी इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic लाइनिंग, ठीक है. और जो इनर वाली होगी वो किससे लाइन करने वाली है? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, ठीक है. जैसे ये देखो, ये इनर वाली मेम्ब्रेन लंग के सरफेस से और आउटर मेम्ब्रेन थोरैसिक सरफेस से, ठीक है. और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा उसे आप नाम देते हो प्लूरल फ्लूइड. ओके. The part starting with external nostril up to terminal bronchioles constitute the conduction part or conducting part. This is also very important. Conducting part कितना होता है? External nostril से लेके terminal bronchioles तक, ठीक है. जबकि alveoli से लेके पूरा जब तक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लेगा, वो वाला पार्ट आपका क्या कहलाने वाला है? वो वाला आपका रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट कहलाने वाला है, ठीक है. द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेoli, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. और एक्सचेंज पार्ट जो होता है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है वो एक्चुअल डिफ्यूजन कराता है किसका? O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन की कुछ अगर स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहले ब्रीदिंग होगी या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, राइट. फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है कहां पे? एल्वियोलार मेम्ब्रेन पे, ठीक है. फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. नेक्स्ट स्टेप में डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का कहां पे? ब्लड और टिश्यू में, ठीक है. ये दोनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपसे स्टेप वाइज पूछ लिया जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है. फिर फिफ्थ आपके पास होता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय दी सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस. ओके.
तो ये बात हो गई आपकी रेस्पिरेशन की। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रीदिंग के अंदर आपके पास दो स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 इज योर इंस्पिरेशन एंड नंबर 2 इज योर एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब जब आप एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेने वाले हो, ठीक है, मतलब आप सांस लेने वाले हो, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है जब आप सांस छोड़ने वाले हो, राइट। तो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज योर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। क्या होगा, इंस्पिरेशन कब होगा, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब आप क्या करोगे, तब आप सांस लोगे। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं एक्सपिरेशन की, तो एक्सपिरेशन कब टेक प्लेस करेगा, व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो आप सांस छोड़ दोगे एनवायरमेंट के अंदर, राइट, और तब आपका एक्सपिरेशन विल टेक प्लेस। ओके, डायफ्राम एंड आर स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिन्हें आप एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉसल मसल्स बोलते हो, जो कि आपके रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस टाइप का ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, काफी बार आपको बताया है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ओके, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पिरेशन कब होता है, जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है कि आपका वॉल्यूम जो होता है थोरैसिक चैम्बर का, वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज कर जाता है, राइट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉसल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स अप एंड स्टर्नम, कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन दी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, फिर ओवरऑल इंक्रीज जो होता है थोरैसिक वॉल्यूम में, वो क्या करता है, विल कॉज अ सिमिलर इंक्रीजेस पल्मोनरी वॉल्यूम। जैसे जैसे आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, देयर विल बी द डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा कि एयर जो होगी वो आप बाहर से अंदर की तरफ खींच लोगे, राइट, और इंस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम का, इंटरकॉसल मसल्स जो होंगे रिटर्न्स द डायफ्राम स्टर्नम टू दियर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे ये दोनों। इस वजह से क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम जो होगी वो रिड्यूस कर जाएगी और पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस करेगी। तो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं तो 12 से 16 बार आप 1 मिनट के अंदर रेस्पिरेशन करते हो। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग रेस्पायर करता है, ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ स्पायरोमीटर। कौन सा मीटर, स्पायरोमीटर। ठीक है, विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शंस, राइट। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के आपके डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की, तो सबसे पहले वी हैव टाइडल वॉल्यूम, कि कितनी एयर आप इंस्पायर कर रहे हो या एक्सपायर कर रहे हो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, उसे आप बोलते हो टाइडल वॉल्यूम। अगर हम टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू की बात करते हैं तो दिस इज अप्रॉक्स 500 ml, राइट। That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml per minute. ठीक है, वैल्यूज आपको याद रखनी है। सेकेंड इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाम से ही पता चल रहा है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक हेल्दी इंसान, एक पर्सन इंस्पायर कर पाता है, जिसे आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी बोलते हो, वो कितनी होती है, 2500 to 3000 ml, राइट। थर्ड वी हैव एक्सपिरेटरी reserve volume, that is the additional volume of air a person can expire forcefully। ठीक है, तो इसे आप फोर्सिबल एक्सपिरेशन बोलते हो, एंड इसकी वैल्यू होती है 1000 ml to 1100 ml। नेक्स्ट वी हैव इज रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे आप RVs के नाम से जानते हो। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। इसकी वैल्यू होती है 1100 ml to 1200 ml, राइट।
नेक्स्ट वी हैव इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट इज IC. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? TV प्लस IRV. नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी दैट इज EC. तो EC की वैल्यू होती है TV प्लस ERV. नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज FRC. FRC इज इक्वल्स टू ERV प्लस RV. ठीक है, फिर आती है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल फोर्स्ड एक्सपिरेशन. ठीक है, इसके अंदर आपका ERV, TV और IRV इंक्लूडेड होते हैं. एंड नेक्स्ट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, जिसके अंदर सारे के सारे वॉल्यूम्स जो है वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं. राइट. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है बॉडी के अंदर. तो एल्वेलाई जो है दैट आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. काफी बार डायरेक्टली NCERT बुक की लाइन टू लाइन एग्जाम्स के अंदर, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है. ओके, तो एल्वेलाई जो हैं दे आर द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. राइट. O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on the pressure concentration gradient. Okay? इसके अलावा अगर solubility of gases की बात की जाए तो वो किस पे डिपेंड कर जाती है? thickness of membrane. ठीक है. अब pressure contributed by a individual gas in a mixture of gases is known as partial pressure. It is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for the carbon dioxide. तो एक गैस अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है उसे आप नाम देते हो पार्शियल प्रेशर. मान लो किसी कंटेनर के अंदर आपके पास दो गैसेस हैं. ठीक है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है. ठीक है, ये आपका एक पूरा वेसल है. अब इसके अंदर O2 का कितना, हम बोल सकते हैं कितना O2 अपना कंसेंट्रेशन शो कर रही है या फिर कितना प्रेशर लगा रही है. अगर हम O2 के इंडिविजुअल प्रेशर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. राइट. अगर हम सिर्फ CO2 के प्रेशर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे PCO2. ठीक है, तो प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज योर पार्शियल प्रेशर. ठीक है, O2 के केस में PO2, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में PCO2. Partial pressure of these two gases in atmospheric air and the two sites of diffusion are given in the table 17.1. This table 17.1 is very, very, very important. ठीक है, and in figure 17.3, data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen and alveoli to blood and blood to tissues. ठीक है, तो देखो similarly a gradient is present for CO2 in opposite direction from tissues to blood and blood to alveoli. देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि CO2 जो है वो tissues to blood and blood to alveoli. tissues to blood and blood to alveoli. ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट आपको दिखाया हुआ है. राइट. और ऑक्सीजन के केस में फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू. तो एल्वेलाई से ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू. इस तरीके से आपका जो होता है आप बोल सकते हो मूवमेंट चलता रहता है. अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो CO2 की जो सॉलिबिलिटी होती है दैट इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2. ठीक है, amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to O2. इसके अलावा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है उनके पास 3 मेजर लेयर्स होती हैं. नाम है स्क्वामस लेयर, एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर, एल्वेलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये तीनों लेयर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं. ओके. अब अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो ब्लड जो होता है दैट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2
एज वेल एज CO2। ठीक है, 97% ऑफ O2 जो होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन दी ब्लड। रिमेनिंग 3% O2 जो होता है दैट इज कैरिड आउट इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू दी प्लाज्मा। 20 से 25% CO2 जो होती है वो RBC के थ्रू, 70% एज अ बाइकार्बोनेट एंड 7% CO2 जो होती है वो प्लाज्मा के थ्रू डिफ्यूज कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम पढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आप अच्छे से जानते हो, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। O2 जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में एड अप हो जाती है एंड इट विल फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देती है जिसे आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हो। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? HB, दैट इज योर हीमोग्लोबिन प्लस O2, और रिवर्सिबल मैनर में एड होती है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2. Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can be interfere with the binding. ठीक है, sigmoid curve आपको मिलता है when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2. ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, कैसा कर्व मिलता है आपको? सिग्मोइड कर्व। ओके, दिस कर्व इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को आप क्या नाम देते हो? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, ओके, ऑन बाइंडिंग टू ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। अगर हम एल्वेलाई की बात करते हैं तो इन एल्वेलाई वेयर देयर इज अ हाई PO2, एल्वेलाई के अंदर हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, लो PCO2 होती है, H+ आयंस की कंसेंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं दे आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए सबसे ज्यादा फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो हाई PO2 होनी चाहिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी हाई, और बाकी सारी चीजें कम अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, जबकि टिश्यूज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहां पे लो PO2 होता है, और जबकि बाकी सारी चीजें हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है ये किस लिए जरूरी होती है? दैट इज फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस। और इससे आपको क्या पता चलता है कि O2 जो होती है वो बाउंड कर जाती है एट लंग सरफेस एंड डिसोसिएट होती है एट टिश्यूज। राइट, इंपॉर्टेंट डेटा है आपके पास यहाँ पे क्या, कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues under normal physiological conditions. ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 is carried by hemoglobin as कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, about 20 to 25%. Binding is related to partial pressure of CO2. ठीक है, PO2 is a major factor which could affect the binding. PCO2 जब जैसे ही हाई होगी तो PO2 कम होगी, कहां पे? टिश्यूज में ज्यादा बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि when the PCO2 is low, PO2 is high as in alveoli dissociation हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CO2 और H2O in presence of carbonic anhydrase will lead to the formation of H2CO3, that is your bicarbonate ion। फिर वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेस से HCO3 आयंस और H+ का फॉर्मेशन होता है। राइट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशलाइज सेंटर आपका प्रेजेंट है कहां पे? मेड्यूलर रीजन में। ठीक है, दैट ऑफ ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। दूसरे सेंटर की बात की जाए जो कि आपके पॉन्स रीजन में प्रेजेंट है, कहां पे? ब्रेन में, जिसे आप नीमोटेक्सिक सेंटर भी बोलते हो, आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर स्टडी करोगे। दैट कैन मॉडरेट एंड फंक्शन द रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर। ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय आफ्टर ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट्स।
Chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in these substance can activate the center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which the substances can be eliminated. तो आपको क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, मिड्यूलर रीजन में. इसके अलावा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स रीजन में, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो 3 डिसऑर्डर पढ़ने हैं मेजरली आपको, अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दैट इज योर ORD. ठीक है. अस्थमा की बात की जाए तो अस्थमा क्या है, डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, व्हीजिंग साउंड निकलता है. क्यों निकलता है, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्यूल्स. सेकेंड इज एम्फाइसीमा, क्रोनिक डिसऑर्डर है. एल्वेलाई वॉल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो उस वजह से होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है. ठीक है. जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको ज्यादा होता है एम्फाइसीमा. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ऑक्यूपेशनल मींस किसी न किसी ऑक्यूपेशन से रिलेट करने वाला है. ठीक है. तो ऐसे ह्यूमंस, ऐसे लोग जो कि स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, जो कि डस्ट के ज्यादा कॉन्टैक्ट में है, उनको ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट. क्या होता है, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर गाइस. आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो. टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. So guys, those who are new, I'm one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस. PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं. टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो. तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी. एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं.